Okay, so with that preamble, now we are in a position to see what all you will see within this course. Okay, so definitely जब हम start करेंगे अपनी discussion तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये object oriented programming क्या चीज़ होती है, ठीक है? What is this? Because आपके course का title भी यही है, ठीक है? So we should know what is object oriented programming. So इसके ऊपर I'll brief you. Then from your previous course we'll study two concepts which will be very frequently used in this course. यानी जो आपने पिछला कोर्स पढ़ा है उसमें से हम दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे रिवाइज करेंगे. क्यों रिवाइज करेंगे? बिकॉज दे विल बी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड. नंबर वन इज फंक्शंस. ठीक है जी, फंक्शंस आपने आई थिंक मिनट के बाद स्टडी किए होंगे पिछले उसमें, ठीक है, बट आई विल रिपीट दोस्त. सेकेंड थिंग जिससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या वो घबराते हैं वो है पॉइंटर्स. ठीक है, सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं तो इस कोर्स में हमने यूज़ करने हैं. सो आई विल रिपीट देम. बेशक हमें 2 हफ्ते लग जाएं, ठीक है, आई एम विलिंग टू स्पेंड 2 वीक्स ऑन दिस बिकॉज विदाउट गुड नॉलेज ऑफ फंक्शंस एंड पॉइंटर्स ये जो अगले कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे. ठीक है, सो आई विल मेक श्योर कि फंक्शंस और पॉइंटर्स में आप सब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं, ओनली देन विल गो अहेड. सो जो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, आपने पिछले सेमेस्टर में स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, राइट? सो we will study classes but they are very similar to structures, right? And mid tak maybe we are able to complete till this point, okay, or maybe this point. ठीक है, so normally एक सेमेस्टर में यहाँ तक का जो कंटेंट है operator overloading था, this we can cover till midterm, and then you have these topics which are covered after the midterm exam. Okay, अच्छा, अब जो बेसिक चीज़ें हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू के यू शुड नो हाउ टू इनपुट आउटपुट. ठीक है, थोड़ा सा आपको याद होगा सी इन सी आउट, ये वही चीज़ें. ठीक है, देन आपने इफ एल्स स्विच केस ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लूप्स पढ़े होंगे, एरर्स पढ़े होंगे, राइट? सो ये वो बेसिक नॉलेज है जो आपसे एक्सपेक्टेड है. मीन्स के फंक्शंस एंड पॉइंटर्स वी विल रिवाइज, बट इफ वी स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग तो फिर वो पूरे का पूरा सीटी का कोर्स रिपीट हो जाएगा. ठीक है, सो ये वो चीज़ें हैं जो आई एक्सपेक्ट कि अगर आपको फ्रेश नहीं है आप इफ एल्स रिवाइज कर लीजिए और लूप्स रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, एरर्स भी चाहिए होंगे बट अभी फौरन नहीं चाहिए होंगे, बट सिंस यू आर कमिंग आफ्टर अ ब्रेक तो इट्स अ गुड आइडिया अगर आप इफ एल्स और लूप्स को रिवाइज कर लीजिए. फंक्शंस और पॉइंटर्स आई विल रिवाइज इन द क्लास. ठीक है, सो आपका एक पूरा रिफ्रेशर हो जाएगा सीटी का बिफोर वी डाइव डीपर इनटू दिस कोर्स. ओके, ठीक है जी, लेट मी जस्ट रीड few queries. Okay, yes, there is a comment that almost all of you are beginner. Yes, I am treating you as a beginner. Okay, I am not assuming that you write very big programs and you have been doing programming since childhood. So when I am teaching, I am assuming that every single of you is a beginner. Okay, I am not assuming anything. So don't worry about it. Whenever I will explain you a concept, I will explain you as a beginner. Okay, I will not assume that you already know it. Okay, but if else and loop काइंडली डू दिस. ओके, फंक्शन से आगे फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा. ओके जी, सो नाउ थोड़ा सा हम कुछ हल्का फुल्का स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अभी आई विल नॉट राइट एनी सिंगल प्रोग्राम, विल जस्ट डू सम डिस्कशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थिंग. ये जो आपका कोर्स टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्या चीज़ होती है. ठीक है, अभी हमारे सिर्फ सीवियर डिस्कशन है, सो डोंट वरी के अभी हम कोई कोड लिखेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, 16 वीक्स हैं. अभी हम एक लाइट डिस्कशन करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड के ये जो प्रोग्राम आप लिखते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है, अच्छा, सो पहली चीज जो आपने देखी होगी कोर्स आउटलाइन में एक टर्म लिखी हुई थी पैराडाइम. ठीक है जी, सो जो हमारा टॉपिक है पहला बुलेट वो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम. सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज अ पैराडाइम. ठीक है जी, एंड देन वी विल स्टडी दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो इफ यू see and go and see the dictionary, so the simplest translation of paradigm is maybe approach. Okay, maybe something like that. So a paradigm is the approach you take. A paradigm is the way you solve a problem. ठीक है जी, अब मे बी इससे आपको कुछ समझना है कि way to solve a problem ये क्या चीज होती है. तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं. ठीक है, सो मे बी आई विल ओपन व्हाइट बोर्ड सो दैट आई कैन राइट एंड आपको ज्यादा क्लियरली समझ आए. इफ यू रिमेंबर योर फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, सो उस वक्त आपने ना फंक्शन पढ़े होते हैं ना कोई लूप पढ़ी होती है. आपको सिर्फ ये पता होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मेन
और सब कुछ उठा के हम मेन में लिख देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज समवन आस्क्स यू कि भाई आपने एक प्रोग्राम बनाना है कैलकुलेटर का, ठीक है, और अभी आपको कुछ भी नहीं पता, ना आपको पता है फंक्शन क्या होता है, आपको बस वेरिएबल्स पता है, से इनसे और पता है, ठीक है, इतना तो ऑफकोर्स बिगनर आप भी हैं तो दिस यू मस्ट नो। सो इफ यू थिंक यू आर इन वीक 3 ऑफ योर सेमेस्टर 1, तो आप ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? आप सोचेंगे ओके जी फर्स्ट आई विल राइट मेन, ठीक है जी, और क्योंकि आपको फंक्शन नहीं पता तो क्या होगा कि मेन में आप अपना सारा डेटा ले लेंगे। डेटा क्या होगा आपका, दो नंबर्स हैं से एक्स एंड वाई, आप यूजर से कहेंगे जी प्लीज एंटर एक्स प्लीज एंटर वाई समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी, उनको आप सीन वगैरह करवा लेंगे जिस तरह भी आप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एज आई टोल्ड यू आप यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है जी, कि ये डेटा एंटर करें, एंड देन अगर आपने कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, सो you will say okay my calculator will have only two functions, addition and multiplication, ठीक है। so what you will do, maybe you will write few statements here जो कि ऐड कर दें चीज़ों को, मीन्स ठीक है, x प्लस वाई है तो आप सिंपली ऐसे x प्लस वाई कर देंगे, एंड देन यू विल राइट सम स्टेटमेंट्स जो कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, maybe x multiplied by something like that, ठीक है, and then you will display the output to the user, right? So you see, if you are new to programming, since you don't know many things, so whatever you have to do, you do it in one single program, that is your main, ठीक है, मतलब आसान ज़बान में जो कुछ आपके पास था, जिसमें आपका डेटा से लेकर इनपुट आउटपुट और सारी की सारी जो लॉजिक थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक तो नहीं थी, इसमें लॉजिक सिर्फ ये थी कि आपने दो नंबर्स ऐड करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है, ये सब आपने उठा के एक मेन में लिख दिया, ठीक है ना। इससे बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है, ऑफ कोर्स जीपीए कैलकुलेट करना है या सर्कल का एरिया सर्कमफ्रेंस निकालना है, एनी प्रोग्राम, बट everything you put in one single function that you call main. So this way of writing a program is something that we call unstructured program, right? Unstructured, sorry for the bad handwriting, okay, program. So unstructured program क्या चीज है कि आपके प्रोग्राम में कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो आपको चाहिए था आपने उठा के एक सिंगल मेन में रख दिया। सो इन द बिगिनिंग डेज ऑफ प्रोग्रामिंग दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है आपने फंक्शन पढ़े ही नहीं है तो आप ऐसे ही करेंगे, आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। बट लेटर ऑन मीन्स के फॉर एग्जांपल आपने 6 वीक 8 वीक्स प्रोग्रामिंग कर लिए, उसके बाद आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, मीन्स के वी से ओके दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर, देन व्हाट यू विल राइट, ओके, उसके बाद जो आप चीज लिखेंगे दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ठीक है ना। कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हम उस वक्त लिखते हैं जब हम बिल्कुल न्यू है प्रोग्रामिंग, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता फंक्शन क्या होते हैं, बट जैसे ही हम थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, हम फंक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं, देन वी स्टार्ट राइटिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम क्या चीज़ है, तो अभी हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। ओके, सो यू सी when you have studied function, and now after studying function, okay, let me just erase it so that it's clean and then I'll write. When you have studied function and someone asks you to write the same program, okay, make a calculator, then you will think, okay, there's a better way to write this program. And what is that better way? That better way is that you will say, okay, I will divide my program into different functions. And what are those functions? Those functions are like add and multiply, because you have two functionalities, so you can divide your program into two. Okay, just wait a minute, I'll just restart it. Just give me a second. This, yeah, okay, so now you have to make the same program, which is your calculator, okay, but this time you have studied function, so you will try to do something better. So you'll say, okay, this is my function name, okay, and instead of doing everything in the main, what you do is you say, okay, whatever data I have, what is your data? You have only say two numbers x and y, this is your data. Main will have your data, okay, nothing else. You say, okay, my calculator has two functionalities, add and multiply. So what you will do, you will make a function which you will call add, and you will make a separate function which you will call multiply. Now, what is a function? A function is simply a block of code, a piece of code which is doing some job. Okay, for example, if you have to add two numbers, you can make a function add.
If you have to multiply two numbers, you can make a function multiply. Now listen carefully. This is very important. So when we say we are writing a structured program, what is different from the previous case where everything was in the main? We have a problem, and the problem is to make a calculator. We divide this problem into small sub problems. That okay, what my calculator will do? My calculator will add, my calculator will multiply. So I have two small problems. And for every small problem, I make a separate function. This is my problem one, add, multiply is problem two. So if you have say 4 functionalities in the calculator, you have 4 subproblems. So in a structured program, you divide your problem into small parts, and for every part you make a function. Now what will happen? I'm not writing any code, I'm just giving the general idea that when you have this main, okay, and you want to actually add two numbers, main will not be doing anything. What will main do? Main will simply pass its data to this function, okay, and main will say, okay, this is my data, these are two numbers x and y, please add them. So main is not doing anything, main is asking this to do the job. This function will do something, okay, and then when it has the answer, it has the result, it will send the result back to the main, okay. Similarly, when you have to multiply two numbers, main will say, okay, I don't know how to multiply, please do it for me. So main will send these two numbers to this function. This function will do the job, and then it will give you back the answer. Okay, and when you have the answer, main will simply output or display the answer. Okay, so if we compare it with real life, so you can think of main as being a boss. Okay, so this is your boss, which is your main. Okay, boss does not do anything. He simply has a, you can say, a long list of employees or robots or whatever you want to call them. Okay, maybe this guy is good in maths. Okay, this guy is good in making coffee, this guy is good in science. So whenever the boss has something mathematical to do, instead of doing on his own, he will ask this person, okay, please do this for me. This person will do the job and give you back the answer. Similarly, when this guy wants a coffee, so he does not make coffee himself, he asks this, okay, make coffee for me. He will make coffee and report back to the boss. Okay, so now you can compare whatever is on the right side of the screen to on the left side of the screen. So this boss is like your main, right? And all of these employees or robots or whatever you want to call, they are like your functions in a program. So the idea of structured programming is that the main program, your main function, it will only have data. It will only do input and output. It will not do anything else. Whenever it wants something to be done, for every job, it will have a specific function. Okay, you have specific function for add, specific function for multiply, and these functions will do their job, give answer back to the main. So this is the whole idea of structured programming. Okay, so I'll just repeat it that we have not seen object oriented yet. Okay, so all the programs that you have written in the previous semester, they were actually written using structured program. Of course, in the beginning of the semester, when you were new, you were writing unstructured program because everything was in the main. Okay, but as you matured, जब आप मिड के करीब पहुंचे, तो आपने फंक्शंस बनाना शुरू कर दिए, और जो आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स थे, छोटे छोटे सब पार्ट से, फॉर एवरी सब पार्ट आपके पास एक फंक्शन था. ठीक है, सो फंक्शन के अंदर एक्चुअली सारा काम हो रहा है. मेन खुद कुछ भी नहीं करेगा, मेन के पास सिर्फ डेटा होगा. मेन वो डेटा फंक्शन से कहेगा और फंक्शन से कहेगा भाई ये मेरा काम है, इसको कर दे. ठीक है, यानी कि मेन ने खुद कुछ भी नहीं करना, मेन सिर्फ डेटा रखेगा और फंक्शन से अपना सारा काम करवाएगा. और जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि यू कैन थिंक कि मेन एक बॉस, एक सुपरवाइजर की तरह है जो खुद कुछ नहीं करता, उसके पास एक बहुत बड़ी सी टीम है. हर टीम एक्सपर्ट है, कोई मैथ्स में, कोई साइंस में, कोई कॉफी बनाने में, कोई ग्रोसरी करने में, कोई ड्राइविंग करने में. तो जब भी बॉस को कोई जॉब डन करवानी होती है, ही कैन सिंपली आस्क द रेलिवेंट पर्सन टू बी डू दिस जॉब फॉर मी. सो दिस इज द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हमने लिखा है, जो आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, दिस इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम. ठीक है, तो जो पैराडाइम का वर्ड हमने यूज किया था, हमने कहा था पैराडाइम मीन्स अप्रोच, that how do you solve a problem.
सो हमें अगर किसी ने प्रॉब्लम दी कि आप कैलकुलेटर बनाएं, हमारी अप्रोच क्या है, हमने पहले सोचा उस प्रॉब्लम को, आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है तो आपने उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया स्मॉल प्रॉब्लम से कि भाई इस कैलकुलेटर बनाने में मुझे 2 चीजें चाहिए, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट, और फिर हर चीज के अगेंस्ट आपने फंक्शन बना दिया और सारा का सारा काम फंक्शन में हो रहा है. सो दिस इज हाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वर्क्स. ठीक है. सो इससे पहले कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कशन करें, I'll take a pause and if you have any point to discuss, I'll be happy to answer you. ताकि वही सारे पॉइंट रिपीट हो. ओके. सो नाउ थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं जो भी हमारी अभी डिस्कशन हुई है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू दैट programming paradigm is the approach you take to solve a problem, right? For example, I had just given you an example of a calculator or a GPA calculator or anything, that this is the problem you are trying to solve. So without writing any single line of code, पहले आप कुछ ब्रेन में सोचेंगे ना कि मैं इसको कैसे बनाऊं. डायरेक्ट तो आप कोड नहीं लिखने शुरू कर देते. सो वो जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, दैट the process, the approach that you are taking in that thought process, that is a programming paradigm. And as I told you, basically जो कॉमन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं वो 2 हैं. ठीक है जी. एक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जो अनस्ट्रक्चर्ड था दैट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम. वो बस इनिशियली आपको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए हम शुरू में अनस्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, बट जो एक्चुअल पैराडाइम है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. और पिछले सेमेस्टर में आपने जितने प्रोग्राम बनाए हैं दे आर ऑल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. ओके. इन विच यू हैव अ प्रॉब्लम, you divide that problem into sub parts and for every sub part you make a small function. ठीक है. C++ है तो उसे फंक्शन कहते हैं. कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो किसी में उसी को सब रूटीन कहते हैं, किसी में मॉड्यूल कहते हैं, और इसी तरह उसके डिफरेंट नेम्स हैं. ठीक है. बट C++ हम उसको फंक्शन कहते हैं. एंड द प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताया, विच यू विल स्टडी इन दिस कोर्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो इवेंचुअली आपका प्रोग्राम एक ही काम करेगा. ठीक है. अगर कैलकुलेटर है तो चाहे उसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से बनाए, चाहे उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बनाए. अगर आप उसे कहेंगे 2+3 तो आंसर वो 5 ही देगा. ठीक है. ऐसा नहीं है कि इनपुट या आउटपुट में कोई फर्क आएगा. हाँ, लेकिन जो आपने प्रोग्राम लिखा होगा उसका तरीका डिफरेंट होगा, आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी. ठीक है. और यू कैन से कि भाई जब स्ट्रक्चर से हमारा काम हो रहा है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कर रहे हैं. ठीक है. उसकी वजह ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आपके लिए जब आपका बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है. अभी तो आपने छोटे प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें चले कितने लाइंस ऑफ कोड होंगे, 100, 1000. ठीक है. जब बड़ा प्रोडक्ट होगा तो वो तो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है, तो उसको स्ट्रक्चर्ड में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप जो प्रोग्रामिंग है उसको ईजी कर देते हैं. ओके. ओके. देयर इज अ थ्योरी कि हमने जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो स्ट्रक्चर्ड था या अनस्ट्रक्चर्ड. लेकिन जो आपने लास्ट सेमेस्टर में शुरू में प्रोग्राम बनाए थे ना, यानी कि जिसमें सिर्फ मेन होता था, सब कुछ आपने उठा के मेन में लिख दिया, इनपुट आउटपुट A+B, सी इन सी आउट एवरीथिंग, वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी. लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हम कोई पैराडाइम नहीं कहते, वो सिर्फ शुरू में आपको सिखाने के लिए होती है. जो असल पैराडाइम है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. सो आपने जब अपने प्रोग्राम में फंक्शंस बनाए, ठीक है ना, अगर आपने कैलकुलेटर बनाया उसमें ऐड का अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई का अलग है, डिवाइड का अलग है, तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है. सो जो आपका पहला कोर्स था प्रोग्रामिंग का वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी. लेकिन जो प्रोग्राम आपने उसमें शुरू के दिनों में बनाए थे जिसमें कोई फंक्शन नहीं थे, दैट वाज अनस्ट्रक्चर्ड. ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि दैट वाज अ मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. ठीक है. क्योंकि मिड से पहले आपके सारे प्रोग्राम्स मेन में होता था सब कुछ, मिड के बाद शायद आपने फंक्शन बनाना शुरू कर दिया होंगे. एंड बट जो अभी आपका सेमेस्टर है इनमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं. ठीक है. इसमें एक तीसरी चीज है जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताई, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो विल बी डिस्कसिंग दैट राइट नाउ. ओके. सो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ठीक है हमने डिस्कस कर लिया. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि दैट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग यू राइट वेरी स्मॉल प्रोग्राम. ठीक है ना, इन विच देयर इज ओनली वन मेन फंक्शन एंड एवरीथिंग इज इन द मेन फंक्शन, राइट. सो इनिशियली इट इज गुड, बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव 1000 लाइंस ऑफ कोड, सो सारी की सारी चीजें अगर मेन में होंगी, तो फॉर एग्जाम्पल आपको अपने प्रोग्राम में जीपीए कैलकुलेट करना है 3 दफा, तो वो कोड आपको 3 दफा कॉपी करना पड़ेगा ना. पहले ऊपर लिखा, थोड़ी देर बाद फिर चाहिए फिर चाहिए. सो अगर हम उसको कहीं फंक्शन में लिख देंगे तो हमें वो कोड एक दफा लिखना पड़ेगा. ठीक है. ये भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा एडवांटेज है. सो एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू स्मॉल यू कैन से फंक्शंस और सब रूटीन्स और प्रोसीजर्स, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. सो ये जो आपको लिखा हुआ है सब रूटीन प्रोसीजर,
ठीक है, ये बेसिकली C++ में ये फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने प्रोसीजर भी कहते हैं, उनको सब रूटीन भी कहते हैं, इन सब का एक ही मकसद है, फंक्शन। सो एज आई टोल्ड यू कि जो एक्चुअल काम हो रहा है आपका, वो कहाँ हो रहा है, वो आपका इन फंक्शंस में हो रहा है। ठीक है, ये जो आपका मेन प्रोग्राम है, ये खुद कुछ भी नहीं कर रहा, इसके पास सिर्फ डेटा है। इसको जब कुछ करना होगा, ये एक और फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐड का फंक्शन है, ये इसको कॉल कर लेगा, ये अपना काम करेगा और इसको आंसर वापस दे देगा। ठीक है, इसी तरह कोई और फंक्शन होगा, जब उसको कोई काम करना होगा मेन को, इट विल सिंपली कॉल दैट फंक्शन एंड फंक्शन विल बी डूइंग द जॉब। ठीक है, सो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डू रिमेंबर मेन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मेन इज जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ डेटा। whenever something is to be done, data is passed to main, data is passed to a function will do the job and give answer back to the main। ठीक है, और जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये कैसे हो रहा है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एग्जांपल व्हिच आई गेव यू, दैट देयर इज अ बॉस। ठीक है, और वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा और उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सो ये जो फंक्शंस हैं ये आपके एम्प्लॉइज हैं, और जो आपका मेन है दिस इज लाइक योर बॉस। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, सो लेट मी अगेन गो बैक टू द वाइट बोर्ड। ठीक है, सो दैट अच्छा, लेट मी इरेज इट। ठीक है, okay, it's taking a lot of time, so let me just close it. Sorry. Okay, so now let's discuss what is this object oriented programming, right? So here the important word is object। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग को भूल जाए, ठीक है ना, आप सोचें कि वैसे रियल लाइफ में कोई आपसे पूछे कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो डेफिनेटली एवरीवन विल से ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग। ठीक है ना, लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो इफ यू सी अराउंड यू, सो आपके चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स है ना। फॉर एग्जांपल आई कैन इमेजिन कि आपके सामने कोई लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा। ठीक है, आपके पास कोई चेयर होगी, आपके रूम में कोई फैन होगा, जी आपके पास कोई टेबल है, एंड सो ऑन। सो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सिंस जब से आप ग्रो अप हो रहे हैं, ठीक है, सो आपको बचपन से ही चीज़ों के जब नाम बताए जाते हैं, सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, यू नो। अच्छा, प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेंज चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्ट यही चीज़ है। ठीक है ना, कि एनी एंटिटी इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। कार, टेबल, फैन, student, teacher, room, home, anything that you can think of, that is an object। बट जब हम प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल कैसे हो जाते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं एक फैन की। ठीक है, आई विल ड्रॉ अ फैन। आई डोंट नो इफ आई विल सक्सीड और नॉट, बट लेट मी ट्राई। ओके, सो सपोज दिस इज लाइक अ फैन। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको फैन की तरह, ओके, this is the cable। Okay, so this is a pedestal fan that you have in your room। Okay, this is an object, but when we are defining an object from the perspective of programming, I just told you we have to be a little formal। now what does that mean, a little formal? उसके लिए आपने जब एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, तो आपके ऑब्जेक्ट का नाम हो गया फैन। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को आपने जब बताना है कि ये फैन क्या चीज होती है, सो आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है कि इस फैन की प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ यू विल से ये प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं कि फॉर एग्जांपल इस फैन में कितने विंग्स हैं। ठीक है जी, तो आप कहेंगे जी इस फैन में 4 विंग्स हैं। ठीक है जी, इस फैन की प्राइस क्या है, इस फैन का मॉडल क्या है, इसका वेट क्या है, एंड सो ऑन, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फैन। प्रॉपर्टीज भी इनको कह सकते हैं आप, और इनके लिए जो एक और टर्म यूज होती है उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, बोथ आर सेम थिंग। ओके,
So you see, whenever you define an object, you define an object by some properties. ठीक है, सिमिलरली अगर एक कार है, आपसे कहा जाए जी कार की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आप कहेंगे जी कार का कलर व्हाइट है, कार का इंजन 800 सीसी है, कार का मॉडल ये है, कार की प्राइस ये है. सो एनी प्रॉपर्टी दैट यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अभी हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे. ठीक है, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड में, इसका प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑल्दो एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ भी यूज होंगी, बट ये जो हम बातें कर रहे हैं ये तो बिल्कुल कॉमन है. ठीक है, इसमें ऐसा कोई उस तरह की चीज इन्वॉल्व नहीं है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग. ओके, सो पहली चीज जो हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हो गई प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स. ठीक है, इसी तरह क्लास है नहीं, वरना अगर क्लास में लेक्चर हो रहा होता तो व्हाइट बोर्ड होता है आपका जो क्लास में, व्हाइट बोर्ड की क्या प्रॉपर्टीज है, उसका वेट, उसकी प्राइस, उसकी डायमेंशंस की, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, दे आर ऑल प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज जो एक ऑब्जेक्ट के साथ हमें चाहिए, उनको हम कहते हैं ऑपरेशंस. अच्छा, ऑपरेशंस क्या चीज है, आई राइट हियर. ऑपरेशंस आर कि आप इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या मीन्स कर सकते हैं. अब अगर ये फैन है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको ऑफ कर सकते हैं, आप इसको क्लीन कर सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. सो फॉर्मली इफ आई give you a quick summary of whatever I have said so far, an object is any entity in the real world. For example, we are taking example of a fan. Object is described by attributes and operations, right? Attributes are the properties of an object. For example, when we see example of a fan, we say it has 4 blades, its price is 5,000, model is this, weight is this, and so on. And operations are what you can do with this object. If it's a fan, you can turn it on, okay, you can turn it off, you can clean it, you can put it on the wall, anything, you can plug it, you can unplug it, anything. And if you might have noticed, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो कि जब हम इसके एट्रीब्यूट लिख रहे थे, all the attributes were actually nouns. प्रॉपर्टीज है ना, तो नाउन होंगे, जैसे आपका नाम है, आपकी एज है, आपका जीपी है, ये सब नाउन होते हैं. और इफ यू नोटिस कि जो ऑपरेशन हैं, क्योंकि ये तो हमने परफॉर्म करने हैं, दीज आर ऑल वर्ड्स. ठीक है ना. सो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हमेशा नाउन होंगे, एंड जो ऑपरेशंस हैं दे विल ऑलवेज बी वर्ब. अब अगर इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेट करें, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा, तो आप गेस कर सकते हैं कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो जितने एट्रीब्यूट्स हैं ये आपका डेटा होगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस है तो मे बी ये इंटीजर हो जाए, मॉडल है तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, वेट है तो ये फ्लोट हो जाएगा, और जितने ऑपरेशंस हैं ये क्या बन जाएंगे, ये सब आपके फंक्शंस बन जाएंगे. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन होगा जो फैन को ऑन करेगा, फैन को ऑफ करेगा, प्लग करेगा, क्लीन करेगा, एंड सो ऑन. सो जितने वर्ब्स हैं, यानी जितने ऑपरेशंस हैं, व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम दे विल बिकम फंक्शंस, और जितने आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उसका डेटा बन जाएगा. ठीक है. थोड़ा थोड़ा अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग के साथ. और इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मे बी आई विल टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है जी, हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम कार का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ठीक है. अच्छा, लेट मी क्लोज दिस. ओके, एंड देन लेट मी, okay, even closing, okay, it does not give me a clean one, so I have to erase it. Okay, clear all, yeah, okay. अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट की. ठीक है जी, एंड we say our object is car. Okay, so I don't know how to draw a car, but maybe something like this. Okay, this is the best I can draw. Okay, okay, so now I ask you, okay, what can possibly be the attributes of this car? So you will say color, you will say model, you will say price, and you will say many more things, but I have listed only 3. And then I'll ask you, okay, what are the operations that you can perform? Means what can you do with the car? So it's very easy. You will say, I can drive a car, I can park it, I can refuel it. ठीक है ना. यानी कि इफ आई रिपीट इट, के अगर आपसे भी पूछे एक ऑब्जेक्ट कार है तो बताएं कार के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आप कहेंगे भी कार का कलर होता है, उसका मॉडल, उसकी प्राइस, उसमें कितने लोग आ सकते हैं, उसका इंजन की क्या पावर है, एंड सो ऑन. इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे आप ऑपरेशन, वो चीज़ है कि आप क्या
क्या कुछ कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ। कार के साथ जाहिर सी बात है हम पहली चीज जो करेंगे, कार को ड्राइव कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, उसमें फ्यूल ऐड कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं, एंड सो ऑन, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को अगर हम विजुअली ड्रॉ करें, ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट में क्या चीजें होती हैं, सो यू कैन मेक अ रेक्टेंगल एंड यू कैन डिवाइड दैट रेक्टेंगल इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख दें ऑब्जेक्ट का नाम, भाई हमारा ऑब्जेक्ट कार था। यहाँ पे आप उसका सारे डेटा लिख दें, यानी कि एट्रीब्यूट्स लिख दीजिए, और यहाँ पे आप उसके लिख दें सारे के सारे operations। ठीक है, सो दिस इज अ यू कैन से कन्वेंशन बाय विच यू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मली मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इनफॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, और एक और चीज जो आपने याद रखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द एट्रीब्यूट्स विल ऑलवेज बी नाउन्स। ठीक है ना, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे ये हमेशा नाउन्स होंगे, और ये जो ऑपरेशंस हैं ये हमेशा वर्ब होंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। ठीक है जी, और लेटर ऑन जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो ये आपका सारा प्रोग्राम का डेटा होगा, ये आपके प्रोग्राम के फंक्शंस होंगे। ठीक है, मीन्स कोई इंटीजर होगा, कोई फ्लोट होगा, एंड सो ऑन, एंड दीज विल बी योर फंक्शंस। ठीक है जी, अच्छा, अब इसी तरह अभी हमने प्रोग्रामिंग से इसको इतना ज्यादा रिलेट नहीं किया। ठीक है, सो यू कैन थिंक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसके ये ऑपरेशन है, बट जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको ये देखना है मुझे प्रोग्राम में कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कार का कलर भी होता है, मॉडल भी होता है, बट मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो कि कार की प्राइस से मुझे इंस्टॉलमेंट बना के दे रहा है, तो शायद मेरे लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, कलर व्हाइट हो या कलर ब्लैक हो, उसकी इंस्टॉलमेंट तो उतनी होगी। सो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल होंगे विच यू कैन थिंक ऑफ, बट आपने अपने प्रोग्राम में सिर्फ वही एट्रीब्यूट रखने हैं जो कि आपको चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर हम चलें एक और एग्जांपल लास्ट करते हैं, उसके बाद आई विल टेक योर क्यूरीज। अब हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है ना, हम कहते हैं जी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, दैट इज स्टूडेंट। ठीक है, बिकॉज यू कैन कोरिलेट इट विद योर ओन प्रोफाइल। हमने कहा जी हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है जी, अब हम कहते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है ना, उस फॉर्म में आप क्या क्या डेटा देते हैं, डेफिनेटली उसमें आप देते हैं आपका नेम। ठीक है जी, यू गेव योर डेट ऑफ बर्थ, और आप क्या डेटा देते हैं, मे बी योर ईमेल। ठीक है जी, और एड्रेस देंगे घर का। ठीक है जी, इसके अलावा आपके एफएससी के मार्क्स होंगे शायद, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और साथ आपकी प्रोफाइल में ज़ाहिर है आपका जीपीए भी होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो अभी ये इसको वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन जैसे जैसे आप सेमेस्टर करते जाते हैं जीपीए की वैल्यू अपडेट हो, तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि आपकी ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट प्रोफाइल के साथ। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल पर्सन। हम ऑब्जेक्ट जो आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप जब अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल ओपन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शायद अटेंडेंस देख सकते हैं। ठीक है जी, आप अपना जीपीए देख सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं शायद। ओके, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, इवन ये सिस्टम आपको नहीं भी अलाउ करता। आपका ईमेल चेंज हो गया, आपका एड्रेस चेंज हो गया, फोन नंबर, ये तो वो ऑपरेशन है जो आप करेंगे एज अ स्टूडेंट। जो यूनिवर्सिटी है वो क्या कर सकती है, यूनिवर्सिटी आपका जीपीए अपडेट कर सकती है। ठीक है ना, जब आपका एक सेमेस्टर खत्म हो गया तो आपका जीपीए भी तो अपडेट करना है। या इसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा वहाँ पे कि आप अभी सेमेस्टर आपका विड्रॉ हो गया या फ्रीज हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगेन यू सी इंपॉर्टेंट थिंग कि जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं ये सब के सब वर्ब्स हैं, और ये जितनी चीजें हैं ये सब के सब आपके पास नाउन्स हैं। राइट, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अगेन मैंने प्रोग्राम कोई नहीं लिखा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज, प्लीज लेट मी नो। उसके बाद फिर हम आगे इसको थोड़ा सा फर्दर और डिस्कस करते हैं। Okay, now let's do a concrete example that will help you understand the difference between structured programming and object-oriented programming. ठीक है, हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उसी प्रॉब्लम को देखेंगे कि अगर हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। एंड अगेन दिस एग्जांपल एज वेल, आई विल नॉट राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अभी कोड की एक लाइन भी हम नहीं लिखेंगे, हम उसके बगैर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी जो स्क्रीन है इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, और इधर हमारा जो पार्ट है ये है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, सॉरी,
and on this side we say object oriented। ठीक है, हम थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हमने उसको सॉल्व करना है तो स्ट्रक्चर्ड में कैसे सॉल्व होगी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे होगी। ठीक है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ओके, सो पहली चीज तो ये कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम कहते हैं कि जी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये दो चीजें कैलकुलेट करके दे, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, कि आपसे कहा गया कि भाई आप एक प्रोग्राम लिखें कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, उसका सर्कमफ्रेंस चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, सो पहली चीज हम वापस इधर आते हैं जो आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई आपसे कहेगा ना एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आपका माइंड फौरन कहाँ जाएगा? आपका माइंड जाएगा इसके फॉर्मूला की तरफ। लेकिन आप फौरन सोचेंगे कि भाई अगर एग्जाम हो रहा है आपका और किसी ने आपसे कहा है कि भाई एक प्रोग्राम लिखें इन विच यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो अनकॉन्शियसली पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी, आप सोचेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे फॉर्मूला पता है ओनली देन आई कैन गो अहेड, राइट। सो यू विल से ओके, आपको पता है या आपको टीचर ने बता दिया है कहीं से कि भाई मुझे पता है कि एरिया का ये फॉर्मूला होता है और सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, सो नाउ इफ यू आर राइटिंग अ स्ट्रक्चर प्रोग्राम तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल हैव अ मेन। अगेन आई एम नॉट राइटिंग कोड, आई एम जस्ट विजुअली ड्राइंग। मेन में आपको सोचना है कि मेरा डेटा क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि भाई मेन में आपका सारा डेटा होता है। सो यू विल सी द फॉर्मूला एंड यू विल से अच्छा एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आई नीड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब है कि मेन में आपको एक डेटा लेना पड़ेगा, इंटीजर रेडियस और जो भी आप करें। ठीक है, और आप बेशक उसको सीन कर लें, किसी भी तरीके से उसको इनपुट कर सकते हैं। ये काम मेन में हो रहा होगा। एंड सिंस यू आर राइटिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, हमने क्या कहा था, आपने अपने प्रोग्राम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लेना है। अब आपका ये तो बड़ा आसान है, आपके पास दो स्मॉल प्रॉब्लम्स है। एक स्मॉल प्रॉब्लम है कि आपने एरिया कैलकुलेट करना है, एक है आपने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। और हर स्मॉल प्रॉब्लम के लिए आपने एक फंक्शन बनाना है। ठीक है ना, जैसे भी हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल की थी, बिल्कुल उसी तरह की एग्जांपल है। तो हम कहते हैं ओके, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि एरिया कैलकुलेट करेगा। ठीक हो गया जी। और ये आपका एक और फंक्शन है जो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कंप्यूट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, रेडियस किसके पास है? रेडियस मेन के पास है। जब आपको एरिया कंप्यूट करना होगा तो जैसे भी हमने पूरी कैलकुलेटर की एग्जांपल की थी, मेन खुद नहीं करेगा। मेन क्या करेगा? मेन इस फंक्शन से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे तो एरिया नहीं कैलकुलेट करना आता, आप प्लीज एरिया कैलकुलेट कर दें। बट खाली रिक्वेस्ट नहीं करेगा, साथ मेन को उसे रेडियस भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। सो रेडियस मेन के पास है, मेन इसे रेडियस भेजेगा, लेकिन उससे कहेगा भैया एरिया कैलकुलेट कर दें, आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट एरिया। दिस फंक्शन विल डू इट्स जॉब, और वो अपना काम करने के बाद आंसर जो भी आएगा वो मेन को वापस कर देगा, और मेन उसको जो है यूजर को डिस्प्ले कर देगा, सी आउट कर दें या जो भी आप कर दें। ठीक है, सिमिलरली जब सर्कमफ्रेंस चाहिए होगा तो मेन इसको कहेगा कि भाई आई डोंट नो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, प्लीज डू दिस फॉर मी। दिस फंक्शन विल डू द जॉब, और अपना काम करने के बाद वो वापस रिजल्ट आपको दे देगा एज एन आउटपुट। आप उसको डिस्प्ले करें, उसके साथ जो मर्जी करें वो आपकी मर्जी। ठीक है, सो ये अगर हम प्रोग्राम लिखें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में तो इस तरह से हम सोचेंगे। ठीक है, अब इसी को एक समराइज करें तो आपने कैसे सोचा? प्रॉब्लम आपको किसी ने दी, इंस्ट्रक्टर ने, राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस। आपने सोचा एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, आई हैव टू सब प्रॉब्लम। आपने एक फंक्शन बनाया एरिया का, दूसरा फंक्शन बनाया सर्कमफ्रेंस का। आपने सोचा कि इन फॉर्मूलों में मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस डेटा था जो कि आपके मेन में। तो आपने सिंपली क्या किया कि जब भी एरिया चाहिए मेन ये फंक्शन कॉल करेगा, इससे कहेगा भाई ये रेडियस है, मुझे इसका एरिया बता दो। सर्कमफ्रेंस चाहिए, मेन विल कॉल दिस फंक्शन, पास इट रेडियस एंड गेट बैक द आंसर। सो ये पूरा जो सोल्यूशन है जो अब आपने इस तरह से डिजाइन किया, दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि हर एक छोटे प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक सेपरेट फंक्शन है जो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम जरा देखते हैं कि अगर यही प्रॉब्लम सॉल्व करना हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, ठीक है, उस केस में आपने किस तरह सोचना है। ठीक है, ऑफ कोर्स आंसर वही आएगा। अगर एक सर्कल का रेडियस 5 है तो उसका एरिया चाहे आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से निकालें चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द वे यू थिंक एंड द वे यू राइट द प्रोग्राम दैट विल चेंज। अच्छा, अब थोड़ा सा काइंडली आई विल नीड योर अटेंशन। अभी हमने ऑब्जेक्ट की बात की। जब भी आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए
आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो आपके ख्याल से इसमें क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? ठीक है, डेफिनेटली आप अगर सोचें कि भाई ये हमें प्रॉब्लम गिवन है, तो पहले आपने सोचना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा। और अभी हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके हम एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस डिफाइन कर सकें। ठीक है, सो अगर आप थोड़ा सा सोचें इनिशियली, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू गेस इट्स ओके, ठीक है, बट विद सम एग्जांपल्स यू विल बी एबल टू गेस। सो हम ये देखते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सर्कल, क्योंकि हमने सब कुछ सर्कल के साथ करना है ना। हम ये नहीं सोचेंगे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का क्या होता है। जब हम ये वाली अप्रोच ले रहे हैं, हम पहले ये सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम में कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है जो कि सर्कल है। अभी मैं आपको मजीद एग्जांपल दूंगा ताकि अगर आप ये गैस नहीं कर पाए तो इट्स ओके। एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो आप देखते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सर्कल है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो आपको पता है सर्कल का एक सेंटर होता है और सर्कल का एक रेडियस होता है। तो आपने कहा जी सर्कल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होता है सर्कल का सेंटर एक्स वाई और साथ होता है सर्कल का रेडियस। ठीक है, डायमीटर वगैरह हम नहीं रखते क्योंकि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, दिस इज अ सर्कल। सो आपको पता है कि आप सर्कल को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सर्कल को कलर कर सकते हैं, उसको फिल कर दें किसी कलर से। बट ये कोई इतने काम के ऑपरेशन तो नहीं है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम सर्कल से डिफरेंट चीजें कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो हमें चाहिए इस प्रॉब्लम में। हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा भी जो और चीजें आप यू कैन थिंक ऑफ, ये वो चीजें हैं जो कि हम सर्कल के साथ कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट अब आपने क्या करना है, आपने कहा जी प्रॉब्लम क्या था, दिस इज माई प्रॉब्लम। अब सर्कल का एरिया निकालने या सर्कमफ्रेंस निकालने में हमें इस एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑल्दो ये सर्कल का एट्रीब्यूट होता है, बट एज आई टोल्ड यू कि आपने सिर्फ वही एट्रीब्यूट रखने हैं जो आपको चाहिए। अब हमें सर्कल का सेंटर कुछ भी हो, उसका एरिया सेम रहता है। सो इसका मतलब है व्हेन आई विल राइट द प्रोग्राम आई डोंट नीड सेंटर ऑफ द सर्कल, आई ओनली नीड वन एट्रीब्यूट एंड दैट एट्रीब्यूट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली जब आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपने ना सर्कल को ड्रॉ करना है, ना आपने कलर करना है, ना कुछ और काम करना है। आपने इस प्रॉब्लम में सिर्फ दो ऑपरेशंस आपको चाहिए, कंप्यूट एरिया एंड कंप्यूट सर्कमफ्रेंस। So these are the two operations that you will keep, and when you will write the program, आप दो फंक्शन बना देंगे। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होगा सिंटेक्स, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, बट अभी क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे। सो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अप्रोच की। ठीक है, अब आप जरा इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम सोचना शुरू किया था हमने यहाँ से। ठीक है ना, हमारी थॉट प्रोसेस यहाँ से चला था। एरिया का ये फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला है, दोनों के फंक्शंस हैं, और उसके बाद फिर हम वी केम अप विद दिस सॉल्यूशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो हमारा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो देखिए फॉर्मूले से नहीं हुआ था, वो ऑब्जेक्ट से हुआ था। यहाँ से सर्कल से स्टार्ट हुआ, सर्कल से हमने कहा ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये ऑपरेशन हैं, और फिर हम इस एरिया और सर्कल यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, सो थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, एंड आई फुली अंडरस्टैंड के इस टाइम शायद आपको ये इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा होगा। ठीक है, बट अगर आपको 50% भी कॉन्सेप्ट आ गया तो जब आप इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं ये वाली स्लाइड को रिविजिट करूंगा एंड देन यू कैन कोरिलेट। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास प्रोग्राम नहीं है, अभी हम सिर्फ विजुअली बातें कर रहे हैं, तो शायद उस तरह से आपकी तसल्ली ना हो कि इन दोनों में क्या फर्क है। सो अगर आपको 50% भी अभी आइडिया हो गया, सो दैट इज माई रिक्वायरमेंट, ओनली 50% ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज व्हेन वी विल बी राइटिंग अ प्रोग्राम, इस वाले का भी आई विल राइट प्रोग्राम और इसका भी आई विल राइट प्रोग्राम, और फिर आप दोनों प्रोग्राम कंपेयर कर सकते हैं एंड देन यू कैन कोरिलेट दैट प्रोग्राम विद द डिस्कशन दैट आई एम डूइंग हियर। ठीक है, अच्छा, अब इसी के हम एक और फर्दर एक्सटेंशन करते हैं कि मे भी इस प्रॉब्लम में तो थोड़ा मुश्किल था आपके लिए ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना। ठीक है, हम एक और इजी प्रॉब्लम लेते हैं कि भाई आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि पूरी यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जैसे आपका CMS है, ये बनाना है आपने। ठीक है, सो वी वांट टू मेक अ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज आवर प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, अब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले थिंकिंग पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, कि आप सोचेंगे अच्छा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स अगर आप डेटा रखेंगे तो किसका डेटा रखेंगे। यू कैन आइडेंटिफाई कि भी देखिए यूनिवर्सिटी में आपको किसका डेटा चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और फैकल्टी का। तो एक ऑब्जेक्ट होगा फैकल्टी, एक ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट शायद। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में और क्या होता है, एडमिन स्टाफ भी होता है। ठीक है ना, अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट इसलिए हैं कि देखें फैकल्टी के अलग एट्रीब्यूट्स हैं,
स्टूडेंट के अलग एट्रीब्यूट्स हैं, फैकल्टी के एट्रीब्यूट होंगे मे बी सैलरी, ठीक है ना, फैकल्टी का एट्रीब्यूट होगा उसका डेजिग्नेशन कि वो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह जो स्टूडेंट है उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, उसका जीपीए होगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू सी व्हेन यू हैव टू डिजाइन दिस सोल्यूशन, यू डोंट थिंक कि भाई मुझे स्टूडेंट का जीपीए कैलकुलेट करना है, फैकल्टी को सैलरी देनी है। आपने जो थिंकिंग स्टार्ट करनी है वो यहाँ से करनी है कि इस प्रॉब्लम में कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। इस प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्ट हमें ऑब्वियस नजर आ रहे हैं कि जब भी यूनिवर्सिटी का सिस्टम बनेगा, फैकल्टी का डेटा चाहिए होगा, स्टूडेंट का डेटा चाहिए होगा, एडमिन का डेटा चाहिए होगा। तो ये सारे इनके एट्रीब्यूट्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। एंड वंस यू आर डन विद एट्रीब्यूट्स, तो आप मीन्स के फैकल्टी के एट्रीब्यूट्स हैं तो आपने उनको सैलरी पे करनी है, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो आपने उसका हर सेमेस्टर के बाद जीपीए अपडेट करना है एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ मेनी सच फंक्शंस और मेनी सच ऑपरेशंस व्हिच यू कैन डू विद द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एंड ऑब्जेक्ट फैकल्टी, ठीक है। सो इफ आई समराइज दिस डिस्कशन, object is anything in the real world, anything that you can identify, and object is represented by attributes and operations. Attributes are nouns which are properties of an object. मेरा नाम क्या है, GPA क्या है, age क्या है, date of birth क्या है, these are all my attributes. And operations are, for example, if I am faculty, तो system में मेरे पास क्या चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, I can view profile of students, I can mark attendance, I can delete attendance, I can mark your exam, I can upload your result. ये वो operations हैं। जब मैं as faculty CMS में login करूँगा तो I will be looking at these, ठीक है। जो भी आपको एक बटन नजर आ रहा है अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल में, वो एक ऑपरेशन है, ठीक है। उस बटन पे आप क्लिक करते हैं, बैकएंड पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो फंक्शन वो काम कर देगा। अगर आप कहेंगे जी मुझे आज की अटेंडेंस देखनी है, तो यू विल लॉग इन एंड यू विल क्लिक अ बटन। उस बटन के पीछे क्या है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, यू कैन रिलेट इट, जैसे कि सी आउट होता है। ऑफ कोर्स सी आउट तो नहीं है, कुछ और चीज़ है, बट सिमिलर है, और वो आपको प्रोफाइल दिखा देगा। जब मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा, सो व्हाट आई डू, आई सिंपली लॉग इन एंड आई मार्क यू प्रेजेंट, आई क्लिक ऑन सबमिट। सो अगेन उस सबमिट के बटन के पीछे एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द जनरल आइडिया ऑफ व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो वी टेक अ पॉज एंड इफ यू हैव एनी पॉइंट्स प्लीज लेट मी नो। Okay, so this is basically, I'm back to the slide mode, right? This all I told you earlier. Okay, so this can be just a quick recap that you can identify any object, and for every object you have attributes or operations or actions or functions, whatever you want to call it, right? These are the two examples that we did: object fan, price, color, number of plates. You can turn it on, off, clean, mount, and so on, right? And similarly, you have an example of car, right? So as I told you, this is the key point, that when you will be writing the program, so what will happen is that your attributes will become your data, and your actions will become your functions. Okay, so this is something important. Okay, now just again a little discussion that when we are talking about object-oriented programming, so there are four concepts that you will repeatedly see. Okay, and what are those four concepts? Right, you see here PIIE. Okay, you are maybe familiar with the pi, but that is PIE. So here we have double I. So these are actually your course content. Okay, when we say object oriented, you will see this double O written in many places, right? Instead of writing the object oriented completely, people would simply write this double O, right? And then P is for, I'm just naming them. डोंट बी अफ्रेड कि ये कोई बहुत मुश्किल सी चीज है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। सो बट अभी आपको मैं सिर्फ इनके नाम बता रहा हूँ। P is something which is called polymorphism. This you will see after the midterm exam. Okay. ये जो I है, ये है एक I है inheritance, ये भी आप देखेंगे midterm के बाद। So अभी इनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। Then you have another I, ठीक है, जिसका मतलब है instantiation। ये क्या चीज होती है, ये आपको नेक्स्ट वीक में पता लग जाएगा, ठीक है। थोड़े से मुश्किल नाम है, I understand, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये जो ई है, दिस इज एनकैप्सुलेशन। ये क्या चीज होती है, ये भी आपको इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट वीक है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इंस्टेंशिएशन, एनकैप्सुलेशन, काफी हैवी टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम। जब हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में तो ये क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये क्यों जरूरी है, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि देखें, प्रोग्राम राइट करना, अच्छे प्रोग्राम लिखना, ये तो ऑफ कोर्स एक एक्सपेक्टेशन है BScs से, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, सो डेफिनेटली कुछ कंपनीज हैं वो आपको टेस्ट ले लेती हैं, ठीक है, वो आपको कंप्यूटर देते हैं,
और आपसे कहते हैं कि अभी 2 घंटे आप ये प्रोग्राम बना लें। ठीक है, कुछ कंपनी ये वाला मॉडल फॉलो करती हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको कहें ये प्रोग्राम बनाए, वो आपका इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू में वो आपसे वही यही सारी चीजें पूछेंगे मोस्टली जो अभी आपने पिछले कोर्स में पढ़ी है या इस कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए तो डेफिनेटली मैं उससे कैलकुलस का क्वेश्चन शायद नहीं करूंगा, मैं किसी और चीज का करूंगा। मैं तो उससे पूछूंगा प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है यू आर अ वेरी गुड प्रोग्रामर, बट अगर आप अपने इंटरव्यू में अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को सही से समझा नहीं सकेंगे तो आपका वो इम्प्रेशन कन्वे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोग्राम तो नहीं लिखना, आपने अपने आप को जो प्रूव करना है वो इन्हीं क्वेश्चंस की बेस पे करना है। ठीक है, एंड वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, तो अगर इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 10 सवाल है तो उनमें से 6 सवाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के होंगे। ठीक है, लूप आपसे कोई नहीं पूछेगा, शायद फंक्शन फिर कुछ पूछ लें, इफ एल्स कोई नहीं पूछेगा। तो अगर प्रोग्रामिंग के कोई आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में तो 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे जो आपने इस कोर्स में पढ़ने हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई सिर्फ प्रोग्राम लिखना हमारे लिए काफी नहीं है, हमें इन कॉन्सेप्ट्स को थियोरेटिकली भी पता होना चाहिए ताकि जब आप किसी से डिस्कशन करें, किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आप लोगों को समझा सकें, बिकॉज उसी की बेस पे उन्होंने आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी क्योंकि कोई ऐसी चीज आई नहीं है, बट जब आएंगी तो विल स्पेंड सम टाइम in understanding the concept and only then afterwards we'll be writing the program. अच्छा, उसके बाद ये कुछ रूटीन चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि दिस आई थिंक दिस इज जस्ट अ रीकैप कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या एक्टिविटीज हैं कि फर्स्ट यू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं। अच्छा, सी प्लस प्लस में कंपाइल होता है, अगर कोई और फॉर एग्जाम्पल पाइथन वगैरह लैंग्वेज है तो उसमें कंपाइल नहीं होगा, उसमें कुछ और होगा। ठीक है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। ठीक है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू राइट नाउ, वो हम मे बी किसी और टाइम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि देखें, आपने तो एक प्रोग्राम लिखा, अब आपने पिछले सेमेस्टर में अगर कैलकुलेटर बनाया है जिसमें आपने स्क्वायर रूट यूज करना है, तो आप स्क्वायर रूट का फंक्शन आप खुद तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है मैथ.h में। तो आप क्या करते हैं कि उसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन आप यूज कर रहे हैं बट आपने इसको नहीं लिखा, लेकिन किसी ने तो लिखा है, कहीं तो ये है आपके कंप्यूटर में, जब भी तो ये काम कर रहा है। तो वो किसी लाइब्रेरी में है, तो वो लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाती है। ठीक है, मतलब आपने इसको कंपाइल किया, जो भी आपने डिफरेंट डिपेंडेंसीज थी उसके साथ लिंक हो गई। उसके बाद आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो गया। ठीक है, मेमोरी का क्या मतलब है, वो रैम में लोड हो गया और वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर तो आउटपुट आ रही है जो आप चाह रहे थे, दैट्स ओके। इफ यू आर नॉट गेटिंग द सेम आउटपुट, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक व्हाट इज रॉन्ग इन माय प्रोग्राम, यू हैव टू एडिट द सोर्स कोड एंड यू हैव टू रिपीट दिस साइकिल। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल है एक प्रोग्राम का, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे प्रोग्राम लिख सकेंगे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग के नोटबुक के ऊपर प्रोग्राम नहीं लिखना, स्लाइड से रीड नहीं करना, प्रोग्राम हमेशा कंपाइलर के ऊपर लिखना है। अगर शुरू में ज़बानी आप नहीं लिख सकते तो आप स्लाइड्स में से टाइप कर लें, टाइप, डू नॉट कॉपी पेस्ट। ठीक है, जब आप हाथ से टाइप करते हैं, आपकी फिंगर्स कीबोर्ड को प्रेस करती हैं, तो वो चीज़ माइंड में आपके फिंगर्स उससे भी जा रही है और विजुअली जो आप देख रहे हैं उससे भी जा रही है। यानी दो सेंसेस के थ्रू, क्योंकि आप उसको रीड कर रहे हैं तो वो आपके माइंड में फिर आपको भूलेगा नहीं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम होगा जो आपने बनाया होगा। ठीक है, जिसमें सिंपली आपको मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, सो देयर इज नथिंग टू डिस्कस, दिस इज जस्ट टू recall you कि शायद this must be your first program about 5 months back once you started programming. But what I want to show you is that you should know कि जब आप वो एक बटन पे क्लिक कर देते हैं, F5 दबा देते हैं या वो बिल्ड या रन पे क्लिक कर देते हैं, तो एक्चुअली यू शुड नो व्हाट हैपेंस। ठीक है, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस, जो भी आपकी फाइल होगी आप उसको सेव करते हैं नॉर्मली सीपीपी से। ठीक है, आप उसको कंपाइल करते हैं तो वो बैकएंड पे आपके एक फाइल बनाता है विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, रीडेबल नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ मशीन रीडेबल फाइल। एज अ ह्यूमन आप इसको नहीं रीड कर सकते। ठीक है, ये उसके अपने लिए। एंड देन जो भी आपकी बाकी लाइब्रेरीज हैं, जैसे मैंने आपको मैथ.h की एग्जांपल दी, ठीक है, उनको लिंक करके ये एक फाइल बनाता है जिसको कहते हैं एक्जी फाइल। ठीक है, अगर फाइल का नाम था test.cpp तो ये एक फाइल बनाएगा test.exe। अच्छा, अब होता क्या है कि ये फाइल कहाँ पड़ी होती है, अगर आपने कभी फोल्डर देखा हो, ठीक है, तो उसमें आपके एक फोल्डर होता है डीबग का, जहाँ आपका प्रोग्राम है ना, जहाँ आपका पूरा प्रोग्राम है, यू हैव दिस फोल्डर डीबग। अगर आप इसको खोलें तो वहाँ ये फाइल पड़ी होगी। अब आप इस फाइल को कॉपी करके कहीं और ले जाएं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको सोर्स कोड नहीं चाहिए, राइट। सो बट अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सारे काम हम अलग अलग तो नहीं करते ना, आप ना कंपाइल अलग करते हैं, ना लिंक करते हैं, ना इस एक्जी फाइल को कॉपी करते हैं। आप यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो या कोई और चीज जो भी आप यूज करें। विजुअल स्टूडियो इज एक्चुअली कॉल्ड
an example of what we call IDE. IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई। क्या चीजें इकट्ठी हो गई? एडिटर। एडिटर क्या होता है? वो जगह जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं, ये आपका एडिटर है, ठीक है जी। कंपाइलर जिसको कंपाइल करेगा, जो लाइब्रेरीज को लिंक करेगा वो लिंकर है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये लोडर है जो इसको मेमोरी में लोड करेगा, डीबगर जो आपको हेल्प करता है प्रोग्राम में से एरर्स रिमूव करने में, और व्यूअर जहाँ आपकी आउटपुट आती है। अच्छा, अब क्योंकि हमें सारे ही काम करने होते हैं, तो बजाय इसके हम ये सारे काम अलग अलग करें, ठीक है ना, कि पहले हम कोड लिखें, फिर कंपाइल करें, फिर ये करें। सो टुडे वी यूज समथिंग विच इज कॉल्ड IDE। उसमें ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट हुई है। जिस आपके पास एक बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे, वो खुद ही सब कुछ करके लिंक लोड करके आपको आउटपुट दिखा देगा। बट यू मस्ट रिमेम्बर कि ये हमेशा से ऐसे नहीं था, ठीक है ना। पहले अगर, और आज भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप IDE कोई भी ना यूज करें। आप कहिए मैं अपना C++ का प्रोग्राम लिखूंगा सिंपली नोटपैड में, यू कैन डू दैट। आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखें, बट फिर इन सारे कामों के लिए आपको कमांड्स देनी पड़ेंगी, ठीक है, CMD वो टर्मिनल में जाके, और उससे आप ये काम कर सकते हैं। दैट इज परफेक्टली ओके, ठीक है। सो अगर आप वो लर्निंग के लिए करना चाहते हैं तो दैट्स ओके, ठीक है। बट टुडे नो वन विल बी एक्चुअली डूइंग इट, ठीक है ना, कि पहले आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखें, फिर उसको मैनुअली कंपाइल करें, लिंक करें, लोड करें। सो एवरीवन टुडे विल बी यूजिंग IDE बिकॉज इट विल मेक योर लाइफ मच मोर इजियर, ठीक है। बट अगर हम C++ कर रहे हैं, ठीक है, बट जब हम स्टूडेंट्स को कभी कोई और लैंग्वेज करते हैं लाइक जावा वगैरह, तो फिर हम पहले उसको नोटपैड में ही लिखवाते हैं, हम डायरेक्ट उसे ये नहीं यूज करने देते, ठीक है जी। सो विद दैट आई विल कंक्लूड, ठीक है, एंड आई विल गिव यू अ समरी। बट बिफोर समरी, ठीक है, एक चीज जो अगेन नॉन टेक्निकल है कि अक्सर आपने देखा होगा, आपके डिफरेंट कॉलेज होंगे, कोई पास्ट में होगा, कोई नेक्स्ट कोई और जगह पे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कोई कहेगा जी हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में कर रहे हैं, जावा में कर रहे हैं, कोई C++ में कर रहा होगा, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है कि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज नहीं है कि आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख ली, दैट इज गुड, ठीक है। बट जो प्रोग्रामिंग की कोर है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 सेमेस्टर C++ पढ़ी, ठीक है ना, आप मार्केट में गए, उसने कभी हम तो जावा में काम करते हैं, तो अगर आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक है, तो आप उसको कहेंगे भाई मुझे 2 वीक्स दें, 2 वीक्स के बाद आई कैन राइट एनी प्रोग्रामिंग जावा, ठीक है। और ये कोई ऐसी बुकिश बात नहीं है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब उस वक्त .NET तो नहीं होता था, सो यूनिवर्सिटीज में C++ पढ़ाई जाती है, मार्केट में जावा में काम करना पड़ गया, ठीक है। जब थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी तो मैटलैब में करना पड़ गया, उसके बाद पाइथन में आना पड़ गया, ठीक है। सो ये एंड सो ऑन, यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। तो अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी तरह प्रोग्राम कर सकते हैं और कल को आपको किसी और पे शिफ्ट होना पड़ता है, तो इट विल नॉट टेक मच एफर्ट, नॉट मोर देन 2 or 3 वीक्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स होगा, फिर उसका सिंटेक्स फर्क होगा ना। फॉर एग्जांपल आप इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब अगर आप पाइथन में किसी में लिख रहे हैं, में भी वहाँ कॉलन लगाना पड़े, ठीक है ना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स होंगी, किसी जगह आप लूप ऐसे फॉर ऐसे ब्रैकेट के बाद लिखते हैं, मे भी वहाँ सेमी कॉलन की जगह वहाँ कोई और चीज़ होगी, सिंटेक्स फर्क होगा, सेम फॉर फंक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। सो प्लीज आप ये ना सोचें कि अगर कोई जावा में कर रहा है और पाइथन में कर रहा है तो आप C++ में क्यों कर रहे हैं। ये जो पहले 3 कोर्स हैं आपके, ये तीनों इंटेंशनली C++ में रखे गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में C++ पढ़ी, अभी आपकी वो भी ठीक नहीं हुई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम जावा में पढ़ाए, तो आप सिंटेक्स में फंसे रहे कि भाई वहाँ सी आउट होता था, यहाँ पे कोई और चीज़ हो गई है, और डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में कराएं तो आप वहाँ CF था, यहाँ प्रिंट है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये तीनों कोर्सेज हैं ये आपके C++ में होंगे, और होपफुली जब आपका 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होगा, सो वी होप कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स ऐसी हों फिर आप बगैर किसी फियर के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकें। So with that, I'll stop, ठीक है, and if you have any quick comments before we conclude, you are welcome.